हेलो बच्चों। अब तो नीट और जेई की डेट भी डिसाइड हो गई है और आई होप जब से आपने डेट के बारे में सुना होगा तो जोर शोर से पढ़ाई में भी लग गए होंगे और बहुत सारी स्ट्रैटेजीज भी बनाई होंगी, मोटिवेट भी हो गए होंगे। कुछ लोग साल भर स्ट्रैटेजीज बनाते हैं, साल भर मोटिवेट ही होते रहते हैं वो, ठीक है ना। और अल्टीमेटली एंड रिजल्ट जो है उनका जीरो होता है। तो मेरी सजेशन आपको यही है कि अब फाइनल टाइम पे एक प्रॉपर स्मार्ट स्ट्रैटेजी बनानी। स्ट्रैटेजी ये है कि हर रोज पढ़ना है और फिर उसके बाद टेस्ट देने हैं, और पढ़ना सही डायरेक्शन में है। और सही डायरेक्शन का मतलब सही टॉपिक्स को पिक करके जो आपके कमजोर है उनके ऊपर वर्कआउट करना है, जो ऑलरेडी बिल्डअप है उनके ऊपर रिवीजन करने हैं बहुत अच्छे से, उन टॉपिक्स को अच्छे से बिल्डअप करके। और मुझे लगता है कि आप बहुत अच्छे रिजल्ट्स ला सकते हैं। टारगेट रखें कि भाई मैंने मिनिमम इतने मार्क्स लेने ही हैं, तो हम बड़े आराम से 600 के आसपास टच कर सकते हैं अगर हम प्रॉपर तरीके से मेहनत करेंगे तो, ठीक है ना। तो अब मुझे लगता है कि इन पर्टिकुलर अब 70 डेज मान लें राउंड ऑफ करके, तो इन पर्टिकुलर 70 डेज के अंदर हम किस तरीके से प्लान आउट करें। मैंने बोला कि मैंने एक मोटिवेशन लेक्चर के अंदर आपको बताया था कि बहुत सारे लोगों को बीमारी होती है ये, कि भाई बायो को बहुत लाइटली लेते हैं या फिजिक्स को वो बिल्कुल नहीं पढ़ते। तो वो सारी चीजें जो है ना, मेरे ख्याल से बात कर चुके हैं हम, फिर से बात नहीं करेंगे। किसी अच्छे कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए 70 डेज जो है वो काफी होते हैं, सफिशिएंट होते हैं। अच्छे तरीके से एक स्ट्रेटेजी बनाएं और उसको एग्जीक्यूट करें। हर रोज पढ़ें, अपने प्रोडक्टिव आवर्स को पहचानें। दिन के प्रोडक्टिव आवर्स जो है ना वो पता होने चाहिए आपको कि भाई मेरी प्रोडक्टिविटी इस टाइम पे बहुत ज्यादा आती है, और प्रोडक्टिव आवर्स को डिस्टर्ब ना होने दें। जैसे कुछ लोग रात को 11 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक पढ़ते हैं, उस टाइम के दौरान बिल्कुल उस टाइम पीरियड को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करना है, बिल्कुल नहीं छेड़ना है, उसी टाइम पे पढ़ाई जारी रखो। कुछ टाइम पीरियड ऐसे होते हैं जैसे शाम का टाइम होता है 1 घंटा 2 घंटे, 6 से लेके 8 बजे तक या 10 बजे तक कई सारे बच्चों का नॉन प्रोडक्टिव होता है, डिस्टर्बेंस होती है, फैमिली गैदरिंग होती है। तो उस पर्टिकुलर टाइम के ऊपर आप पढ़ाई कम करके और बाकी जो सारे काम है वो निपटा लें, या रेस्ट कर लें थोड़ा सा, क्योंकि रेस्ट करना भी बेसिकली आप अपने आप को एनर्जाइज करने के लिए रेस्ट करते हो। रेस्ट करना भी वो सपोर्ट होता है आपकी बॉडी को, ठीक है। तो आई होप ये बातें आप ध्यान में रखेंगे और बेटर तरीके से इनपुट देंगे, थोड़ा स्मार्ट तरीके से काम करेंगे, ठीक है ना। मैंने एक चीज ऑब्जर्व की है कि आप में से बहुत सारे बच्चे टेस्ट नहीं देते हैं, ठीक है ना, और उनके पास एक ही एक्सक्यूज होता है, क्या, कि मेरी तैयारी नहीं हुई थी। कितनी ही पढ़ाई कर लो, कितना ही इनपुट दे दो, कुछ ना कुछ पोर्शन ऐसा रहेगा जो हमेशा बाकी रह जाएगा, जो हमेशा रह जाएगा। नीट के दिन भी आप जब गेट पे खड़े होंगे ना बाहर, जहां पे आपका सेंटर होगा, वहां पे भी कुछ ना कुछ उस दिन भी रह जाएगा आपका। तो मेरी सजेशन ये है कि इस एक्सक्यूज को ना रखें अपने पास। और अब तो वो एक्सक्यूज भी खत्म हो गया है कि भाई डेट डिसाइड नहीं हुई है, डेट डिसाइड हो गई है, टेस्ट देना शुरू करो। जितने ज्यादा टेस्ट दोगे उससे टेस्टिंग से पता लगेगा कि कितना बेटर परफॉर्म कर पा रहे हो आप। आज हमने स्पेसिफिकली इसके बारे में ही बात करनी है कि किन पर्टिकुलर टॉपिक्स के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जाए, किन पर्टिकुलर टॉपिक्स को बेटर बिल्डअप किया जाए। तो हम टॉपिक्स को 3 अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना, और तीनों अलग अलग पार्ट के अंदर डिवाइड करके और हम उसको अच्छे से एनालाइज करेंगे। तो गाइज अब हम एक क्विक एनालिसिस कर लेते हैं टॉपिक्स के ऊपर। ये मैंने सारे टॉपिक्स बोर्ड के ऊपर लिखे हैं जिनके अंदर उन टॉपिक्स का वेटेज भी है और कैसे किस तरीके से उनके ऊपर काम करना है। तो सबसे पहले मैंने 3 टाइप के टॉपिक्स डिवाइड किए हैं, एक ग्रीन जोन, एक ऑरेंज जोन और एक रेड जोन। तो मेन ध्यान देना है ग्रीन जोन और रेड जोन पे, क्योंकि ऑरेंज जोन जो है वो मल्टीपल रिवीजन से ग्रीन जोन में अपने आप चले जाएंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखते हैं किसके बारे में, ग्रीन जोन के बारे में। ग्रीन जोन वो जोन है जिसके टॉपिक को आपको कंसिडर करना है कि ये बेसिकली आपको तैयार करने ही है, बिकॉज दे हैव मेजर वेटेज, ठीक है ना। तो सबसे पहले मेजर वेटेज वाले जिनको करना ही है, उनके बिना काम नहीं चलेगा। तो सबसे पहले फिजिकल केमिस्ट्री में थर्मोडायनामिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री जो है ना, ये ऐसा पोर्शन है जिसमें से 2 क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। अगर इसमें से 2 क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं तो हम ये कह सकते हैं कि बेसिकली थर्मोडायनामिक्स चैप्टर जो है वो आपको मल्टीपल रिवीजन करना है। कई बार इसमें से 3 क्वेश्चन भी आए हैं, ठीक है ना। तो मैं मिनिमम लिख रहा हूं, ठीक है ना, मैक्सिमम क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूं। दूसरा अगर देखा जाए इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में से भी केमिकल और आयनिक इक्विलिब्रियम 2 अलग अलग पार्ट होते हैं और दोनों में मिला के 3 क्वेश्चन के आसपास पूछे जा सकते हैं। तो इसका भी वेटेज आपने ध्यान रखना है कि ये भी ग्रीन जोन के अंदर ही फॉल करेगा। तो ये भी ग्रीन और ये भी ग्रीन, ठीक है गाइस, ये 2 चीजें आपने ध्यान रखनी है। तीसरी चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, आप 2017 का और 2016 का पेपर देखें नीट का, तो आपको पता चलेगा कि तब जो पेपर आया था उसमें इसके अंदर 3 क्वेश्चन आए थे। तो इसका मतलब इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन का वेटेज इसमें भी है। तो ये भी ग्रीन जोन के अंदर फॉल करेगा। ये भी ऐसा है जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट मानना है, और मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट हर बच्चे ने इनको तैयार किया होता है मल्टीपल रिवीजन देके। बेशक थर्मोडायनेमिक्स जो है वो मल्टीपल रिवीजन के बाद भी कमजोर होता है, लेकिन आप रिवीजन और टेस्ट देना, रिवीजन करना और टेस्ट देना ना छोड़ें, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद केमिकल काइनेटिक्स 1 क्वेश्चन, स्टेट्स ऑफ मैटर 1 क्वेश्चन। तो ये जो है ना, ये केमिकल काइनेटिक्स और स्टेट्स ऑफ मैटर, ये ऐसे चैप्टर हैं जो हम यूजुअली ऑरेंज जोन के अंदर रखते हैं कि भाई ये 1 क्वेश्चन है,
इसका 1 क्वेश्चन है, इनका वेटेज इस तरीके से है। अच्छा, स्टेट्स ऑफ मैटर कुछ पर्टिकुलर सालों से बेसिकली बहुत कम क्वेश्चंस आते थे उसमें से, लेकिन अगर आप 2018 का पेपर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि स्टेट्स ऑफ मैटर में से 3 क्वेश्चन आए हैं, इसलिए मैं इसको भी बेसिकली देख रहा हूं कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको ग्रीन जोन में डालने का एक रीजन और भी है, और वो ये है कि बेसिकली टॉपिक बहुत छोटा है, प्रोडक्टिव है, तो थोड़ी सी मेहनत करोगे, 2 बार रिवीजन करोगे नोटबुक को, उसके अंदर एक एक चीज क्रिस्टल क्लियर है और 200 क्वेश्चन लगाओगे, सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, बड़े आराम से सॉल्व होने वाला टॉपिक है ये, तो आप इसके ऊपर ध्यान दे। तो मैं इसको भी ग्रीन में डाल रहा हूं, और इसमें से एक क्वेश्चन तो आने ही आना है, हो सकता है 2 क्वेश्चन भी आ जाए, इसको भी ध्यान रखना है। सरफेस केमिस्ट्री के बारे में बात कर लेते हैं। सरफेस केमिस्ट्री ऐसा टॉपिक है जो बेसिकली ऑरेंज जोन का टॉपिक है, यानी कि 1 क्वेश्चन, थोड़ा वर्कआउट करोगे मतलब क्वेश्चन जो है वो बड़े आराम से सॉल्व हो जाएगा। इसके अलावा सॉल्यूशन जो है ना, वो भी बेसिकली ऑरेंज जोन का टॉपिक है, कई बार 2 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट अगर हम देखें, कई बार इनके ऊपर सॉल्यूशन ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर कई बार 2 क्वेश्चन भी आ जाते हैं, और सॉल्यूशन ऐसा टॉपिक है जो सारे बच्चों को अमूमन आता होता है, बहुत इजी टॉपिक है, नॉट ए बिग डील, ठीक है ना। स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंदर अगर हम लोग बात करें तो ज्यादातर लोगों का ये रेडी होता है, इसको भी हमने 2 क्वेश्चन का वेटेज दिया है, या 1 क्वेश्चन का तो मिनिमम केमिस्ट्री में आता ही है, कई बार क्वांटम नंबर पे या जो डिफरेंट एटॉमिक मॉडल्स हैं उनके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, और इस तरीके से सॉलिड स्टेट में से 1 क्वेश्चन आता है। अब ये मैंने मिनिमम लेवल लिखे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हार्ड एंड फास्ट इतना तो आएगा ही आएगा, इसमें से एक ज्यादा एक कम, एक ज्यादा एक कम, ऐसा कुछ हो सकता है। अगर इसमें से इक्विलिब्रियम में से 3 नहीं आए, 2 आए, तो वो एक क्वेश्चन यहां से बढ़ जाता है। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो इस तरीके से मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है। आपने ग्रीन जोन वाले को रिवाइज करना है, और इसमें यूजुअली कोई रेड जोन वाला टॉपिक फॉलो नहीं करता, मतलब ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जो बच्चे छोड़ देते हैं, लाइटली लेते हैं, यूजुअली बच्चे सारे टॉपिक पढ़ लेते हैं। अगर कोई बच्चा ऐसा होगा जो कम ध्यान देगा तो ज्यादा से ज्यादा सरफेस केमिस्ट्री पे ध्यान कम देता है, लेकिन फिर भी ज्यादातर बच्चों को सरफेस क्योंकि इजी टॉपिक है। अगले वाले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एनालिसिस में बात करें तो सबसे पहले नॉमेनक्लेचर, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, यूजुअली 1 क्वेश्चन आता है और कई बार आता भी नहीं है, ठीक है ना, लेकिन इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है। तो अगर मैं नॉमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म और जीओसी तीनों को मिला लूं, तो अगर मैं देखूं तो बेसिकली ये है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ग्रीन जोन एरिया। इस पर्टिकुलर एरिया में से सबसे ज्यादा स्कोर होने के चांस रहते हैं, कई बार 8 से 10 क्वेश्चन भी आए हैं, कई बार 8 से 10 क्वेश्चन भी आए हैं, कम और ज्यादा आ सकते हैं, हो सकता है कि आपको 5 क्वेश्चन ही आए, लेकिन ऐसा भी हुआ है किसी किसी साल। तो क्या होता है कि हम जब स्ट्रेटेजी डिसाइड करते हैं ना, तो एनटीए ने टेक ओवर रिसेंटली किया है, तो बेसिकली क्या है कि हम स्ट्रेटेजी पुराने एग्जामिनेशन को देख के डिसाइड कर लेते हैं कई बार, और एग्जामिनेशन के अंदर पर्टिकुलर चैप्टर का जो वेटेज है वो हमेशा बदलता है, कभी फिक्स नहीं रहता। देखो स्टेट्स ऑफ मैटर इतना छोटा चैप्टर, लेकिन 3 क्वेश्चन आ गए, ठीक है ना। कई बार ऐसा होता है कि अमाइन से 4 क्वेश्चन भी आए हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे हम। तो आप इनके ऊपर ध्यान दो कि जिन जिन पोर्शन को आपको स्ट्रॉन्ग करना है उनके ऊपर अच्छे से स्ट्रेटेजी बना के स्ट्रॉन्ग करो। तो देखो हाइड्रोकार्बन के बारे में बात करें, 2 से 3 क्वेश्चन हाइड्रोकार्बन के आते हैं, तो मैं इसको 2 क्वेश्चन ही डाल रहा हूं। और बेसिकली ये भी ग्रीन जोन का मामला है, बिकॉज ये इजी और डुएबल टॉपिक से मल्टीपल रिवीजन करोगे तो बहुत इजीली हो जाएगा। हेलोजन डेरिवेटिव से कई बार 1 या 2 ही क्वेश्चन आए हैं, हेलोजन डेरिवेटिव से कई बार 1 या 2 ही क्वेश्चन आए हैं। अल्कोहल, फिनॉल, ईथर 1 या 2 ही क्वेश्चन आते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है ना। इनकी एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल के ऊपर स्पेसिफिकली क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर उसके बाद एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, सबसे ज्यादा नेम रिएक्शन इसी चैप्टर में है। कौन कौन सी आपको पता ही है, एल्डोल कंडेंसेशन 2016 में, 2018 में क्वेश्चन आए हुए हैं मल्टीपल टाइम नीट जेईई के अंदर, तो वो भी ध्यान रखना है आपने। तो एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड में से जो क्वेश्चन आने की चांसेस हैं वो बहुत ज्यादा है, और कई बार 2 से 3 क्वेश्चन भी आ जाते हैं, तो इस पोर्शन को भी मैं ग्रीन जोन के अंदर ही डालूंगा। आपको ध्यान रखना है कि स्पेसिफिकली ये जो क्वेश्चन है या ये जो चैप्टर है, इसको मैं ग्रीन कलर से कवर अप कर रहा हूं, ठीक है ना, ध्यान रखना है आपने। नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड ग्रीन जोन, क्यों? क्योंकि मैंने बोला कि समटाइम्स इसमें से 3 से 4 क्वेश्चन आ जाते हैं। इसमें भी ग्रेविल थैलेमाइड रिएक्शन, हाफमैन्स डिग्रेडेशन, हाफमैन्स अमोनोलाइसिस आपको आने ही चाहिए सारे के सारे, लिबरमान नाइट्रोसो टेस्ट, नाइट्रस एसिड टेस्ट किस तरीके से, मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन, सारी रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है। इसकी ऑर्गेनिक रिएक्शन आपको पता है एनिलीन की बिल्कुल डिफरेंट होती हैं, इन सब के ऊपर वर्कआउट करना है। इसी तरीके से अगर देखा जाए हेलोजन डेरिवेटिव के अंदर सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाली चीज है कि आपको हेलोजन डेरिवेटिव जब प्रिपेयर करोगे तो SN1 SN2 को बहुत डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि इसकी ये जो आइसोमेरिज्म और जीएसी के क्वेश्चन है ना, वो हेलोजन डेरिवेटिव की रिएक्शन मैकेनिज्म से जोड़ के पूछे जाते हैं। आइसोमेरिज्म का तो उतना नहीं, आइसोमेरिज्म में जैसे आरएस कॉन्फ़िगरेशन वगैरह वो बेसिकली डीएल कॉन्फ़िगरेशन और आरएस कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड होते हैं। एनीवेज बायोमोलिक्यूल्स के बारे में बात करें, ज्यादातर बच्चे इसको लाइटली लेते हैं, और ये टॉपिक ऐसा है जो एडवांस में भी आता है, इसको लाइटली नहीं लेना है। मैंने इसको रेड वाले
पोर्शन में इसलिए रखा है क्योंकि ज्यादातर बच्चे इसको तैयारी नहीं करते। बायो वाले बच्चे ये सोच के कर लेते हैं कि बायो में पढ़ा हुआ है। इस चैप्टर में से बायोमोलिक्यूल्स में से स्पेसिफिकली अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, लाइक लिंकेजेस के ऊपर, अल्फा 14 16 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेजेस, ठीक है ना, एनोमर्स क्या होते हैं, एनोमेरिक कार्बन्स क्या होते हैं, म्यूटा रोटेशंस क्या होते हैं, कौन से जो शुगर्स है वो इन्वर्जन ऑफ शुगर है, कौन से पर्टिकुलर शुगर के ऊपर इन्वर्जन ऑफ शुगर लगता है, उसके ऊपर ग्लूकोज के अंदर एग्जांपल दिया कितने डिग्री से रोटेशन होता है, बहुत छोटी छोटी बातें। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन के बारे में पूछा जाता है, विटामिन की डिफिशियंसी के बारे में पूछा जाता है, और डीएनए आरएनए की कंपोजिशन के बारे में पूछा जाता है। इसको बहुत अच्छे से करना है। और इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, ये जो पोर्शन है ना जो मैंने रेड जोन में डाले हैं, ये इन पोर्शन का बेशक वेटेज कम है, लेकिन एंडिंग में जाके इनका इंपैक्ट देखेंगे तो आपको कुछ नई चीज पता चलेगी, उसके बारे में मैं बताऊंगा आपको। तो बायोमोलिक्यूल्स अगर मैं देखूं तो वन क्वेश्चन आता है इसमें से भी। प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसा टॉपिक है जो कंपेराइज करता है जेल्डॉल मेथड, डूमास मेथड, क्लैरेस मेथड। आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको आई एम श्योर कि ये सब कुछ नहीं उन्होंने ढंग से पढ़ा होगा, नहीं आता होगा, क्योंकि बहुत सारे टीचर्स ना तो इसको पढ़ाते हैं और बहुत सारे बच्चे इसको पढ़ने में भी इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। तो इसके ऊपर भी ध्यान देना है, ठीक है ना। इसको मैं अपने वीडियो लेक्चर में भी इंक्लूड करूंगा रिसेंटली, जो मैं आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ। एनीवेज उसके बारे में बाद में बात करेंगे, तो आपको ध्यान देना है, ठीक है। पी ब्लॉक एलिमेंट ऐसा टॉपिक है जो सबसे ज्यादा मेजर वेटेज का है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। 4 क्वेश्चन इसके साथ केमिकल बॉन्डिंग के साथ ही काफी हाईली इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। तो केमिकल बॉन्डिंग को भी ग्रीन जोन में डाला है हमने, और इसके साथ साथ पी ब्लॉक को भी हमने किस में डाला है, बेसिकली ग्रीन जोन में, क्योंकि इसमें से 4 क्वेश्चन, 3 से 4 क्वेश्चन का वेटेज अगर हम लोग मान लें ओवरऑल, तो इसमें से भी हमारे पास 3 से 4 क्वेश्चन का वेटेज, कभी कभी इसमें से केमिकल बॉन्डिंग में से 5 6 7 क्वेश्चन तक आए हुए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। आपने सुना भी होगा कि वन ऑफ द इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कोर हार्ट वाला टॉपिक है, ठीक, नॉलेज वाला टॉपिक है। इसके अलावा एक वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके ऊपर बच्चे ध्यान नहीं देते, और वो है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। 3 क्वेश्चन पिछले 4 सालों से ऑलमोस्ट हर साल 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, 2 तो आते ही आते हैं, लेकिन ज्यादातर टाइम 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। इसके ऊपर स्पेसिफिकली ध्यान दें। तो मेरे ख्याल से ये क्लासिफिकेशन आपने कर लिया ग्रीन जोन के बिहाफ पे और इनके अंदर रेड जोन के बिहाफ। तो अब हम जो बात करने वाले हैं वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रेड जोन के बारे में बात करने वाले हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर है पॉलीमर। एक क्वेश्चन बच्चे ध्यान ही नहीं देते इसके ऊपर, इसको तैयार करो क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। इसलिए क्योंकि एक बार पढ़ने पे भी इसके क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं बड़े आराम से, सिर्फ नॉलेज होना चाहिए। हाइड्रोजन, लास्ट ईयर भी आपने देखा होगा, लास्ट ईयर भी हाइड्रोजन का क्वेश्चन आया है, क्लार्क मेथड, कैलगॉन मेथड, यानी कि इसके अंदर से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी, एक क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी रहती है। बच्चे तैयारी नहीं करते सोच के ये तो बहुत ईजी है। अगर हम रेड जोन वाले टॉपिक्स को ढंग से एनालाइज करें तो आपको एक चीज पता चलेगी, क्या कि एक क्वेश्चन बायोमोलिक्यूल, एक क्वेश्चन प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, एक क्वेश्चन एस ब्लॉक, एक क्वेश्चन डीएनए ब्लॉक, कई बार 2 क्वेश्चन भी आते हैं, एक क्वेश्चन आइसोलेशन प्यूरिफिकेशन, एक क्वेश्चन हाइड्रोजन और एक क्वेश्चन पॉलीमर। काउंट करें, करते हैं काउंट, 1 2 3 4 5 6 और 7, और अगर 2 आ गए तो 8। इसका मतलब 8 या 7, यानी कि 7 अगर क्वेश्चन आ गए रेड जोन, जो टॉपिक आपने तैयार ही नहीं किए हैं, तो मुझे बताओ 7 मल्टीप्लाइड बाय 4 28 मार्क का वेटेज है। 7 क्वेश्चन, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसका मतलब क्या है, अगर मैं ऑन एन एवरेज मानूं कि 30 मार्क राउंड ऑफ करके देखूं, तो जिस बच्चे के 600 आ रहे थे एमबीबीएस में सिलेक्शन के लिए, वो बच्चा अपनी रैंक गिरा के बीडीएस में पहुंच सकता है, किससे, 570 पे आ सकता है। इतना डिफरेंस क्रिएट होता है। और जो बच्चा बीडीएस वाला है उसकी सिलेक्शन रुक सकती है। तो कहने का सिर्फ इतना सा मतलब है कि मेरी जो सजेशन है ना, अच्छा यही जेई पे भी एप्लीकेबल होता है, क्योंकि जो बच्चा आईआईटी में जा रहा था वो एनआईटी में आ जाता है, और जो बच्चा एनआईटी में जा रहा था ना वो किसी प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर बैठ जाता है जाके। इतना डिफरेंस होता है इन पर्टिकुलर क्वेश्चंस के स्मॉल वेटेज का। ये वेटेज नीट का वेटेज लिखा है मैंने। इसी तरीके से अगर जेई का वेटेज देखें तो ऑन एन एवरेज वेटेज तो यही रहता है, बस जिन चैप्टर में से 3-3 4-4 क्वेश्चंस हैं उनमें से 1-1 क्वेश्चंस आते हैं या 2-2 क्वेश्चंस आते हैं, इतना ही फर्क होता है, बहुत ज्यादा नहीं होता। तो आपको ये एनालिसिस सिर्फ इसलिए करवाया गया कि आप बहुत ज्यादा मेहनत करें इन दिनों। ये सारे एफर्ट्स इसीलिए किए जा रहे हैं ताकि आप इस बात को अंडरस्टैंड करें कि बेसिकली हार्ड वर्क एंड सेल्फ मोटिवेशन इज द ओनली की जिससे आपको सक्सेस मिलेगी, ठीक है ना। बाकी एक चीज और कह देना चाहता हूं मैं कि अब मैं कुछ पर्टिकुलर जो रेड जोन वाले टॉपिक है जिनके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता, मैं कोशिश करके आपको उन पर्टिकुलर टॉपिक्स के लेक्चर प्रोवाइड कराऊंगा, क्योंकि आपने थर्मो, आपने बहुत सारा केमिकल बॉन्डिंग, थर्मो, जीओसी बहुत अच्छे से पढ़ा है, मल्टीपल जगहों से मल्टीपल टाइम पढ़ा है।
लेकिन इन टॉपिक्स के ऊपर ध्यान दिया, तो हम इन टॉपिक्स को इन पर्टिकुलर कमिंग 70 डेज के अंदर एज ए टीचर मैं कोशिश करूंगा कि टॉपिक रेडी हो जाए। दैट्स ऑल गाइस, गुड लक।